वेलकम टू केमिस्ट्री विद सचिन। आज का टॉपिक हमारे लिए रहेगा नीट यूजी एग्ज़ाम के बारे में। हम कुछ जानकारी जो हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन जो हमें होनी चाहिए वही हम डिस्कस करने वाले हैं। पहली बात तो कि नीट एग्ज़ाम क्या होती है, ठीक है। दूसरी बात कि ये कौन दे सकता है। तीसरी जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। और चौथी है मार्किंग स्कीम किस तरह से होती है, वो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो है हमारा, नीट यूजी एग्ज़ाम क्या है। तो जैसे मैंने लिख रखा है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। तो ये एक तरह का टेस्ट होता है जो कौन देना, किस लिए दिया जाता है ये टेस्ट दिया जाता है उन बच्चों के लिए जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज करना चाहते हैं मेडिकल लाइन में। तो मेडिकल लाइन में अंडर ग्रेजुएटेड कोर्सेज लाइक MBBS, BAMS, BDS, BHMS, BUMS, इस तरह के जो कोर्सेज होते हैं अंडर ग्रेजुएट, है ना, जो आफ्टर 12th होते हैं इन मेडिकल लाइन में, तो उनके लिए ये नेशनल लेवल पर एग्ज़ाम होता है। तो एग्ज़ाम लेवल आपको समझ आया, ये नेशनल लेवल पर एग्ज़ाम होता है, ठीक है। साल में एक बार होता है। इसकी यदि पीरियोडिसिटी हम देखें तो साल में एक बार ही एग्ज़ाम होता है। इसका यदि मोड देखें हम तो ये किस तरह से होता है, ये पेन पेपर मोड पर होता है, यानी कि ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है, ठीक। इसका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होता है और ये इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना, NTA की, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाती है। तो वहाँ पर जाकर आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है, किस तरह से चीज़ें आपको ऑनलाइन करना है और किस तरह से ये कंडक्ट होता है। तो इतनी सारी हमने बात कर ली, क्या है एग्ज़ाम, किस लिए होता है, ठीक है। अब कौन बच्चा इस एग्ज़ाम को दे सकता है। वो बच्चा दे सकता है जिसकी मिनिमम एज लिमिट क्या हो, 17 ईयर्स हो, ठीक है। 17 ईयर्स हो, नेशनलिटी उसकी क्या हो, इंडियन हो। तीसरी जो बात है वो होती है क्लास 12th, है ना। क्लास 12th जो है उसमें PCB रहा हो सब्जेक्ट, है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट रहा हो, जिसमें जनरल कैटेगरी के बच्चों का परसेंटेज जो रहा हो। आप 12th पास होना भी ज़रूरी है, 12th पास होना जरूरी है। जनरल कैटेगरी के बच्चों को 50% और ST, SC और OBC के बच्चों को मिनिमम 40% होना ज़रूरी है ना, इस एग्ज़ाम को देने के लिए। तो अभी हम जिसकी बात कर रहे थे कि कौन दे सकता है, तो मैंने इतनी बातें आपको बताई। अब तीसरी जो चीज है वो है आपका एग्जाम पैटर्न, कि एग्जाम पैटर्न कैसा होता है। एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं तो एग्जाम पैटर्न में हम अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करते हैं या टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहले टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो रहने वाला है वो रहने वाला है MCQs, यानी कि सारे जो क्वेश्चंस आपके आते हैं वो MCQs में आते हैं, है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के थ्रू ही आते हैं और आपको एक सिलेक्ट करना होता है उसमें से, ठीक। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करते हैं तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे वो 180 होंगे, मतलब अटेम्प्ट तो आपको 180 क्वेश्चंस ही करने हैं। लेकिन यदि हम पेपर पैटर्न की बात करते हैं तो पेपर पैटर्न में टोटल जो क्वेश्चन आता है वो आते हैं 200 क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि 20 क्वेश्चंस जो होंगे वो आपको ऑप्शंस अवेलेबल करवाते हैं। अब वो कैसे आते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे हमारे पास पेपर है और पेपर में दो सेक्शन होते हैं, एक सेक्शन होता है A और एक सेक्शन होता है B। इस तरह से दो सेक्शंस होते हैं हमारे पास, सेक्शन A और सेक्शन B पेपर में। अगर हम फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स के सेक्शन A में 35 क्वेश्चन आते हैं जो कि आपको अटेम्प्ट करने ही होते हैं। केमिस्ट्री के भी 35 क्वेश्चन होंगे, जूलॉजी के भी 35 क्वेश्चन होंगे और बॉटनी के भी 35 क्वेश्चन होंगे। तो सेक्शन A में तो आपको कुछ नहीं करना है, सेक्शन A में तो सारे के सारे क्या है, 35 क्वेश्चन। यहाँ पर कुछ भी ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल नहीं है, सारे के सारे आपको क्या करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं। लेकिन सेक्शन B में 15 क्वेश्चन, चारों के 15 और 15 क्वेश्चन आते हैं। तो यदि हम इनको प्लस करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाता है, 50 क्वेश्चन, यहाँ पर भी 50 क्वेश्चन, यहाँ पर भी 50 क्वेश्चन और यहाँ पर भी 50 क्वेश्चन, यानी कि चारों जो है, चारों सब्जेक्ट के 35 सेक्शन A में और B सेक्शन में क्या हो रहा है, 15 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो टोटल हो रहे हैं 50। यदि हम चारों को ऐड करें तो टोटल क्वेश्चन हमारे पास क्या हो रहे हैं, 200। बट हमें अटेम्प्ट तो 180 करना है। अब वो कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ जो 15 क्वेश्चन है सेक्शन B में चारों सब्जेक्ट को लेकर,
उन 15 क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, सिर्फ 10 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं, यानी कि आपकी चॉइस है, यहाँ पर आपको चॉइस है कि 15 क्वेश्चंस में से कोई भी 10 क्वेश्चन आप कर सकते हैं यहाँ पर अटेम्प्ट। ठीक है, ये आपके लिए चॉइस है, मतलब 5 क्वेश्चन आपके लिए एक्स्ट्रा रहेंगे। आपको जो भी डिफिकल्टी का लेवल लगता है, जो सिंपल लगता है, वो आप 10 क्वेश्चंस कीजिए। तो अगर यहाँ 10 किए आपने, चारों में 10 ही करना, 10 से यदि आगे बढ़े आप, है ना, पहले 10 क्वेश्चन के बाद में आपने 11 किया, उसका कोई वो चेक नहीं होगा और उसका कोई वैल्यू भी नहीं है यहाँ पर। ठीक, 35 और 10 कितना हो गया, 45, 35 और 10 45, 35 10 45, यहाँ भी 45, तो चारों 45 45 45 45 करके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो हमारे पास अटेम्प्ट जो होंगे 180 रहेंगे, है ना। ये यहाँ तक इतना पैटर्न आपको समझ में आया होगा, आई होप। ठीक है, तो ये इस तरह के पेपर पैटर्न होते हैं। अब नंबर मार्किंग स्कीम की यदि हम बात करते हैं तो मार्किंग स्कीम कितना होगा, यहाँ पर मार्किंग स्कीम जो होगा वो होगा 180 क्वेश्चंस के लिए, 180 क्वेश्चन है ना, तो ईच क्वेश्चंस के लिए हम 4 मार्क्स देते हैं, यानी कि यदि आपका आंसर सही हो, करेक्ट आंसर हो, तो आपको 1 क्वेश्चंस के लिए 4 मार्क दिया जाएगा, 4 मार्क्स दिया जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका टोटल जो मार्क्स होंगे वो 720, यानी कि 720 नंबर आपके पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर में मैक्सिमम जो मार्क्स है वो है 720। अब यदि हम आप करते हैं कि यदि इनकरेक्ट हो जाता है आपका आंसर, तो वहाँ पर निगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, तो निगेटिव मार्किंग है। यदि आपका एक क्वेश्चन का आंसर जो है आपने गलत या इनकरेक्ट कर दिया, रॉन्ग हो गया, तो उसके लिए माइनस मार्किंग जो है -1 है, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए जो निगेटिव मार्किंग है वो वही है कि एक क्वेश्चन आपने गलत किया, इनकरेक्ट किया, तो उसके लिए आपको 1 नंबर आपने लाए हुए क्वेश्चंस में से देना पड़ेगा। ठीक है, यदि सही किया तो +4, ठीक है, और गलत किया तो -1, तो -1 इस तरह से ये हमारी मार्किंग स्कीम हुई। तो एक बार और मैं आपको बता देता हूँ कि हमने 4 चीज़ों पर डिस्कस किया, नीट क्या होती है, ठीक है, कौन दे सकता है, तीसरा एग्जाम पैटर्न क्या होता है, मतलब कि टाइप ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं, और चौथा हमने किया मार्किंग स्कीम पर बातें। ठीक है, तो आई थिंक इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको नीट के लिए होनी चाहिए, और आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अच्छे से पूरी चीज़ें पढ़िए, है ना। इसमें हमने अभी सिलेबस डिस्कस नहीं किया, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि सिलेबस की यदि हम बात करें, एनसीईआरटी की बात करें, तो एनसीईआरटी का जो 11th-12th है, ऑल सब्जेक्ट्स में एनसीईआरटी जो 11th और 12th की जो बुक है ना, जो अभी जो आई है ना लेटेस्ट सिलेबस में, आपको बता देता हूँ कि बोर्ड्स ने कुछ रिड्यूस्ड किया है पार्ट, है ना, जो बोर्ड होती है सीबीएसई आई, तो इनने कुछ रिड्यूस किया है पार्ट, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर कोई रिड्यूस नहीं हुआ है। पहले जो सारे के सारे सिलेबस आप जो वेबसाइट है वहाँ से आप जो है टॉपिक्स उनको निकालिए। तो करीब हम बात करें कि यदि केमिस्ट्री की मैं स्पेशल बात करूँ, तो केमिस्ट्री में टोटल आपको 11th और 12th करके टोटल चैप्टर्स जो हो रहे हैं वो 30 हो रहे हैं। ठीक है, तो यदि सिलेबस के लिए एक अलग से वीडियो में आने वाला है, वो सिलेबस का वीडियो आप देख लेना। तो यहाँ पर कितने 10 10 10, यदि फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूँ तो वहाँ के 10 चैप्टर हो गए, ऑर्गेनिक में 10 चैप्टर हो गए, और इनऑर्गेनिक में 10 चैप्टर्स हो गए, है ना। तो वो इस तरह से 30 चैप्टर्स केमिस्ट्री के लिए हैं, और वो पूरा आपको प्रिपेयर करना है, चाहे बोर्ड्स में रिड्यूस कर दिया गया हो, चाहे बोर्ड्स में चैप्टर्स को हटा दिए हो, लेकिन यहाँ पर कोई चैप्टर हटाया नहीं गया है, आपको सारे के सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन में और आपको देनी थी, एनसीईआरटी 11th-12th की सारे सब्जेक्ट की जो है बिल्कुल प्रॉपर वे में आपको समझना और सीखना पड़ेगा। ठीक है, और उनके क्वेश्चंस, अब कैसे हम अच्छे मार्क्स ला सकते हैं उसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो, लेकिन इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन नीट के लिए आपको होनी चाहिए। ठीक है, और अच्छे लेवल की एग्ज़ाम है, बहुत अच्छा आपको लेवल मिलता है, और बहुत अच्छे सब्जेक्ट्स भी हैं, है ना, इनमें आपको थोड़ा सा बहुत एक्टिव होके काम करना पड़ता है, और एक बेहतरीन लेवल की एग्ज़ाम है नीट यूजी। ठीक है, नीट पीजी भी करके होता है, जो कि आफ्टर ग्रेजुएशन कोर्स के बाद में जिसे भी सर्जरी या मेडिकल लाइन में जाना होता है तो उनको कंपलसरी होता है, वो उनको देना होता है नीट पीजी।
पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज, यहाँ पर नीट यूजी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। और डिफरेंट तरह के एमबीबीएस कोर्सेज, बीएमएस, बीडीएस वगैरह के लिए गवर्नमेंट कॉलेजेस भी होते हैं, आपको प्राइवेट कॉलेजेस भी होते हैं, कुछ आयुष करके भी कॉलेजेस होते हैं। तो बहुत सारे कॉलेजेस में सीट्स होती हैं और उन सीट्स को अचीव करने के लिए आपको, है ना, अच्छी रैंक लानी होती है ना। तो यहाँ पर 720 जो है 720 नंबर के लिए मैक्सिमम नंबर जो ज़्यादा लेके आएगा उसकी रैंक उसके अकॉर्डिंग लगेगी, और जितनी ज़्यादा रैंक लगेगी वही रैंक आपको कहाँ दिलवाएगी, फर्स्ट प्रायोरिटी आपको गवर्नमेंट कॉलेज, आपका मनचाहा कॉलेज मिलेगा, है ना। तो प्रायोरिटीज़ इस तरह से सेट होती है। तो सारी प्रायोरिटीज़ आपके नंबर पर, और नंबर आपके नॉलेज पर क्या करता है, डिपेंड करता है। और नॉलेज आपकी लर्निंग एबिलिटी पर, है ना, कंसेप्चुअल होने पर, प्रैक्टिस पर, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पर, इन सब पर क्या होता है, डिपेंड होता है। तो आई थिंक आप सब सारा पूरा का पूरा एक सिस्टम जान चुके होंगे कि कोई भी एग्ज़ाम के लिए इतनी चीज़ें जो है वो आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। इसमें मैंने कोशिश की कि आपको सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और इसी तरह से जो भी क्यूरीज हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगेन थैंक यू सो मच, बाय बाय।